गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिनका जो डाउट होगा वो लास्ट में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग सिलेबस को अगर देखें तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, कॉमर्स का जो सिलेबस है जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है, जेएसएससी के द्वारा, उसमें अगर देखिएगा तो पूरे सब्जेक्ट को बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट में बांटा गया है। अगर क्योंकि एक पैराग्राफ टाइप का जेएसएससी ने जारी किया है, उसमें अगर देखिएगा तो कंपनी अकाउंट्स हो गया जो पहला टॉपिक आता है, फिर उसके बाद आपका अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है लेकिन 8 सब्जेक्ट मुख्य होते हैं इसमें। इनकम टैक्स हो गया, तीसरा जो इसमें आपका हो जाता है आपका कॉस्टिंग, चौथा जो है इसमें आपका ऑडिटिंग, पांचवा जो इसमें है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, छठा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें इंश्योरेंस वगैरह, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सारे शामिल होते हैं। सातवां जो इसमें आ जाता है यही आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और आठवां जो इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। इसके अलावा कुछ स्मॉल टॉपिक्स भी जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं जो आपका ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले इंडस्ट्रियल रिलेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं। अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया गया है उसको समझते हैं कि इसमें हम लोग मुख्य टॉपिक क्या पढ़ने हैं, उसके बाद हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करा जाए जो सिलेबस जारी किया गया है आयोग के द्वारा, तो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। शायद आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है वो इंग्लिश में जारी किया है, तो हम लोग दोनों मीडियम में देखेंगे कि जो इंग्लिश में जो सिलेबस जारी हुआ है और हिंदी में जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें क्या क्या है। अगर देखिएगा तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो ऐसे दो पार्ट में बांटा गया है, लेकिन दोनों एक साथ ही हम लोग को स्टडी करना है, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक संबंध। सिलेबस में अगर देखिएगा तो सबसे पहले नेचर और जो स्कोप है, मीनिंग है, वो सारे पता होने चाहिए। भारत में जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो स्थिति है, कमिटमेंट, थ्योरीज ऑफ यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियंस जो है, ग्रोथ स्ट्रक्चर, रोल जो है आउटसाइडर्स, लीडरशिप्स, वर्कर्स एजुकेशन से, मतलब पैराग्राफ टाइप का ये बना दिया गया है कि ये सारे के बारे में आपको नॉलेज पता होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग्स हो गया, अप्रोच कंडीशंस हो गया, लिमिटेशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन इंडियन कंडीशंस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फिलॉसफी, रेशनल, मतलब कि उसी से संबंधित है जो मेन टॉपिक है। इसके अलावा प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, भारत में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसके लिए प्रिवेंशन और सेटलमेंट के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो विभिन्न एक्ट है। अगर अभी देखिएगा इंडिया में टोटल 22 एक्ट है जो कि इंडस्ट्री से संबंधित है, लेबर से संबंधित है, इंडस्ट्रीज और लेबर से संबंधित है। भारत सरकार इसको रिड्यूस करके 4 मुख्य जो एक्ट वगैरह और जो प्रावधान वगैरह है वो लाना चाहती है, जो रूल्स वगैरह हैं। तो उसी से संबंधित कुछ कुछ हम लोग को पढ़ना है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह है, सेटलमेंट मशीनरी है, अदर मेजर्स है, प्रैक्टिस है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, रोल है। यहाँ पर पर्सनल एक डिपार्टमेंट आ जाता है। एक यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व भर में जो इसके सदस्य देश होते हैं, भारत भी इसका एक मेंबर है, सदस्य है, भारत ILO का मेंबर है। तो यहाँ पर भी ILO के बहुत सारे जो प्रावधान है वो लागू होते हैं, तो उसके संदर्भ में ILO के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद पर्सनल जो ऑडिट है, पर्सनल रिसर्च वगैरह उसको पढ़ना है। वही सेम जो है आपका हिंदी में यहाँ पर सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही चीज़ है आपका औद्योगिक संबंध, अर्थस्वरूप, विषय क्षेत्र, भारत में औद्योगिक श्रम, फिर प्रतिबद्धता, सिद्धांत जो है आपका साम्यवाद का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ यूनियनिज्म था उसका, भारत में श्रमिक संघ आंदोलन, समृद्धि, संरचना,
बाहरी नेतृत्व की भूमिका, श्रमिकों की शिक्षा समस्याएं, सामूहिक सौदेबाजी, उपागमन स्थितियां, सीमाएं, भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविकता और अन्य। इसके अलावा फिर दूसरा पार्ट में वही था जो औद्योगिक विवाद, निवारण और समाधान, व्यवहार वगैरह। फिर सार्वजनिक उद्यमों में औद्योगिक संबंध जो हो गया, भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति और जो श्रमिक परिवर्तन है, साथ ही इसमें अन्य टॉपिक है भारत में। फिर मजदूर नीति, फिर अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संघ था, कार्मिक विभाग हो गया, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव विकास हो गया, कार्मिक नीति या कार्मिक लेखा परीक्षा, जो ऑडिटिंग है, अंकेक्षण, कार्मिक लेखा और अंकेक्षण, कार्मिक अनुसंधान वगैरह। तो ये ओवरऑल टॉपिक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर स्मॉल पार्ट्स में ही डिवाइड करके दे दिए गए हैं। मेन टॉपिक में देखिएगा तो मेन इसमें आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। अगर आपने HRM पढ़ा होगा एमकॉम में, क्योंकि देखिएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बीकॉम में नहीं होता है ये ज़्यादातर। आजकल हो सकता है कि नई पॉलिसी आने के बाद हो सकता है कि इसमें शामिल किया गया हो अधिकतर, लेकिन एमकॉम में ही इसे पढ़ा जाता है। और मुख्य रूप से देखिएगा तो ये HRM का ही भाग है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसी का भाग है। तो इसमें मेन टॉपिक के रूप में इंडस्ट्री रिलेशंस हो गया, और इसमें फिर आपका जो कॉलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह हो गया, वर्कर्स पार्टिसिपेशंस हो गया, बाकी इसमें ट्रेड यूनियंस हो गया, इनके मूवमेंट हो गया, भारत में इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये सारे इसमें मेन टॉपिक्स जो आते हैं। फिर इसके बाद प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट में, फिर उसके बाद ILO वगैरह हो गया। तो ये सारे मेन टॉपिक है, बाकी सब इसमें सारे पढ़ने हैं, लेकिन इसमें सब टॉपिक्स के रूप में यहाँ पर दे दिए गए हैं। पैराग्राफ टाइप का सिलेबस इसी तरह का रहता है, जो कि हर हम लोग एग्जाम में देख सकते हैं। इसी में से हम लोग जो शुरू से स्टार्ट करेंगे आपका नेचर एंड स्कोप से, मतलब मीनिंग से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि इसका मीनिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब क्या है। इसमें सबसे पहले मीनिंग को समझना होगा। देखिएगा ये जो टर्म है दो शब्द है, औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल, और एक शब्द है रिलेशन। तो दो शब्दों से बना हुआ है। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल से तात्पर्य जो भी इंडस्ट्री से संबंधित है, जहां पर कुछ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहां पर एक एम्प्लॉयर होता है और बहुत सारे जो उसके एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वहां पर उनके मतलब एम्प्लॉयर के बताए गए जो कंडीशन से या फिर उनके डायरेक्शन के आधार पर वो काम करते हैं। मतलब एक जगह मिलते हैं और जो प्रोडक्शन का काम होता है वो उसको पूरा करते हैं। हर क्षेत्र में हो सकते हैं। भारत में अगर देखिएगा तो ज़्यादातर जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इसी में आते हैं। और वहाँ पर आज देखिएगा इंडिया में बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड में भी देखिएगा तो बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और इनको चलाने वाले भी एक मैनेजमेंट होता है, जैसा कि हम लोग कंपनी में भी पढ़ चुके हैं। कंपनी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो मैनेजमेंट का काम करता है, उसमें ओनर्स जो होते हैं अलग से जो फंड्स वगैरह लगाते हैं, जिन्हें शेयर होल्डर के नाम से जाना जाता है। लेकिन चलाने का काम कौन करते हैं? मैनेजमेंट का काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है। तो जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से आपका जो कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी को चलाने वाला कौन है? मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर, जिसको हम लोग नियोक्ता हिंदी में कहते हैं। और उस इंडस्ट्री में काम करने वाले कौन लोग हैं? एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी बात की जाती है। तो जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो नियोक्ता, जो एम्प्लॉयर, और जो वहां काम करने वाले एम्प्लॉय जो हैं, कर्मचारी, उनके बीच क्या जो संबंध है, जो उनके रिलेशन से, उनकी बात की जाती है। ये तो एक सिंपल सा डिफरेंस हो गया जो हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित डिस्कस किया है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस जितना हमने ये दो शब्द में डिफाइन कर दिया वो वहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति काम कर, चूंकि इंडस्ट्रीज देखिएगा गवर्नमेंट ने उसको अपने कंट्रोल में रहे, प्राइवेट भी है लेकिन अपने नियमों के अनुसार, भारत में जो लॉज हैं, कानून हैं, जो नियम है, उसके अनुसार चलना पड़ता है, और उसमें सबसे सर्वोपरि है संविधान।
कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जब हम दो संस्थाओं की बात करते हैं, दो लोगों की बात करते हैं, उसमें यह भी देखना होता है कि वो दो लोग कैसे काम कर रहे हैं। और जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्री सिर्फ ये दो लोगों के ऊपर ही निर्भर नहीं है और ये दो लोगों पर ही चलता और बंद नहीं होता है, बल्कि पूरा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही उस देश का कंडीशन होता है। अगर हम बात करते हैं, आज देखिए बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में एक अच्छा खासा रखता है। इंडस्ट्री सेक्टर का अगर देखिएगा, हम बात करते हैं इंडिया में, तो 29% के लगभग जीडीपी में योगदान है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है और हर जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज में, और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। तो जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो सिर्फ ये दो ही जगह पर सीमित नहीं होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ही नहीं, बल्कि इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कर्मचारियों, जो श्रमिक हैं, और एम्प्लॉयर जो नियोक्ता हैं, उनके बीच में कोई कहासुनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो आपको पता है तालाबंदी, हड़ताल पर चले गए, काम नहीं कर रहे वर्कर्स, प्रोडक्शन ठप पड़ गया, मशीन ठप पड़ गया, तो गवर्नमेंट का तो हस्तक्षेप होगा ही। वहां पर गवर्नमेंट वहां पर एक अहम रोल निभाती है। गवर्नमेंट तो आज के डेट में सीधे वहां पर नहीं होती है, बहुत सारे जो अलग अलग तरह के एसोसिएशन या फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज वगैरह बनाए गए हैं, कोर्ट भी इसमें, ट्राइब्यूनल वगैरह भी बनाए गए हैं, जो विभिन्न एक्ट वगैरह भी आगे हम लोग देखेंगे इन्वॉल्व होती है और उस डिस्प्यूट को जो सेटलमेंट कराने का काम करती है, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन वो बेहतर हो सके। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर होगा, प्रोडक्शन होगा, जो डिमांड है मार्केट में उसकी भरपाई भी हो पाएगी। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठप रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस वजह से पूरे नुकसान होता है, लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की ही बात नहीं कहा जाती है, बल्कि इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। गवर्नमेंट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे, आज के डेट में तो, क्योंकि श्रमिकों को अगर देखिएगा, पिछले आप 90s की मूवी देखिएगा, 90s की मूवीज अब देखिएगा, तो उसमें श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। श्रमिकों के जो राइट्स थे, आज ना श्रमिकों के लिए बहुत ज़्यादा राइट्स वगैरह उपलब्ध है, अलग तरह से उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। लेकिन आज से 25-30 साल पहले चले जाइएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे उनके साथ ऐसे घटनाएं घटती थी जिसका कोई देखने वाला नहीं था। उनको सही से वेतन भी नहीं मिलता था, समय पर वेतन नहीं मिलता था, साथ ही अगर उसको उनमें देखा जाए तो घंटों काम करना पड़ता था, दिन में भी रात में भी, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं था। वो हमेशा काम करते रहते थे, कुछ उनको समय मिल जाता था, बस उतना ही काफ़ी था, हमेशा लगे रहते थे। तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि अगर एक श्रमिक अगर एक लंबे समय तक काम करना, उसको परिवार को चलाना है, उसका शरीर भी बना रहना चाहिए, उस तरह से आहार भी मिलना चाहिए, सही वेतन भी मिलना चाहिए, तब जाकर वो एक लंबे समय तक वो काम कर सकता है। तो इन चीज़ों का भी कोई संज्ञान लेने वाला, या फिर बोल सकते हैं कि उनको देखने वाला नहीं था। इसलिए देखिएगा आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियन बन चुके हैं। ट्रेड यूनियन एक तरह से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे सिलेबस में भी था आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रमिक संघ। मतलब कि एक तरह से आज देखिएगा इंडिया में बहुत सारे श्रमिक संघ है जो अलग अलग विचारधारा के आधार पर चलते हैं। विचारधारा भी उनकी जो अपनी फिलॉसफी होती है, जो उनकी कॉन्सेप्ट होता है कि आखिर हमें किस आधार पर काम करना है, आगे हम लोग उस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे। तो इंडिया में बहुत सारे अभी ट्रेड यूनियन से, उनका मुख्य काम होता है जो राइट्स है। आज के डेट में तो ट्रेड यूनियन उससे आगे निकल चुका है कि बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अगर हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन का, तो ट्रेड यूनियन का सीधा उनका काम होता है कि जो श्रमिकों के लिए, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके हक की बात करता है। उनके साथ कोई एम्प्लॉयर, कंपनी गलत कर ना रहा हो, इन चीज़ों को देखता है। और बहुत सारे विभिन्न ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो अहम रोल निभाता है। तो अभी तक यहाँ पर 4 इन्वॉल्व में हो चुके हैं, एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन।
इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि इसका स्कोप जो है विस्तार जो है बहुत क्षेत्र तक हो चुका है मुख्य रूप से, लेकिन ये 4 अहम रोल निभाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो जो श्रमिकों से संबंधित जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनसे संबंधित जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है या फिर जिसका जो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं वो सारे हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा डेफिनेशन दिया गया है। औद्योगिक संबंध एक औद्योगिक संगठन में रोजगार की अवधि के दौरान नियोक्ता, एम्प्लॉयर और कर्मचारियों जो एम्प्लॉय हैं दोनों के बीच के संबंध है। हालांकि औद्योगिक संबंध का अवधारणा व्यापक है। व्यापक का मतलब वही है कि बस ये दो के बीच का ही रिलेशन नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट भी है, ट्रेड यूनियंस भी और अन्य भी हैं। अगर व्यापक अर्थ में इसको डिफाइन करें तो औद्योगिक संबंध शब्द विभिन्न संघों, राज्य और संघ के बीच और नियोक्ताओं और सरकार के बीच के संबंध को संदर्भित करता है। उद्योग से जुड़े सभी लोगों के संबंधों को औद्योगिक संबंध के रूप में जाना जाता है। मतलब जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं असेसी कौन है, करदाता कौन है। तो जो एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ गया वो करदाता है। वही डिफिनेशन यहां पर भी है। जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सभी लोग, जितने भी लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में शामिल होंगे औद्योगिक संबंध में। वही चीज यहां पर भी है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंप्लाई द रिलेशन बिटवीन बोथ एम्प्लॉयर and employees during the period of employment in an industrial organization. However, the concept of industrial relation is broader meaning. व्यापक इसका अर्थ है। In a broader sense, the term industrial relations refer to the relation between various unions, states and union. मतलब कि दो ट्रेड यूनियंस के बीच में यूनियन ए है, यूनियन बी है, दोनों के बीच का रिलेशन। गवर्नमेंट और यूनियंस के बीच में, गवर्नमेंट और यूनियन के बीच में हो सकता है, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में हो सकता है। तो हर तरह के रिलेशंस को ये व्यापक अर्थ में लिया जाता है। एंड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट रिलेशंस ऑफ ऑल दोज एसोसिएटेड विद, मतलब जो भी एसोसिएटेड है इंडस्ट्रीज में बी नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। वही चीज को फिर से यहां पर डिफाइन किया गया है, इंडस्ट्रीज एंड रिलेशंस। द टर्म इंडस्ट्री रेफर्स टू एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी जहां पर उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का कार्य हो रहा है, इन विच एम्प्लॉइज आर इंगेज्ड। और ये उत्पादन के कार्य करने में कौन लगे हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज, श्रमिक है, वहां पर काम कर रहे हैं। तो उसी से संदर्भित है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। उसी तरह फिर और भी डिफिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं। हर डिफिनेशन को यहाँ पर रीड हम नहीं कर रहे हैं, नोट्स में इसको देखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगला, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। हम लोग तो कभी नहीं पढ़ते हैं अन्य चीजें, दो व्यक्तियों के बारे में, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस को क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंस इतना दिया जा रहा है। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि अगर मान लीजिए किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है, आज देखिएगा हर एक कंट्री जो है वहां पर जो प्रोडक्शन होता है उसी पर निर्भर करती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा आउटपुट होगा, दूसरे लोग अपनी जो अपनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। अब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मान लीजिए श्रमिक जो है मनमुटाव हो गया, एम्प्लॉयर सही से वेतन नहीं दे रहा था, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी बातें जो एम्प्लॉयर के लिए भी सही नहीं था उस पर अड़े हुए हैं बहुत सारे श्रमिक, तो उस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उस गुड्स की तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए उनके बीच की जो रिलेशंस है उसको सुधारना जरूरी है। मतलब कि हम लोग यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो अच्छा होना चाहिए, जो औद्योगिक संबंध है वो अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जो विभिन्न बहुत सारे इसमें जो समस्याएं हैं उसका निवारण। देखिए जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे हम नियोक्ता की बात करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर उनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको कैसे रिमूव करना है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स हैं, ताकि देखिए भले ही एक ऑर्गेनाइजेशन से लाखों लोग जुड़े हुए हैं,
लेकिन एक व्यक्ति के लिए उसके जो परिवार होता है उसका अहम होता है। मान लीजिए आज नियोक्ता एम्प्लॉयर जो है उसको नियुक्त करता है, कल हटा देता है, 2 दिन बाद हटा देता है, 1 महीने बाद हटा देता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे, अभी देखिएगा लॉकडाउन में बहुत सारे जो है कंपनीज जो हैं, बहुत सारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको हटा रहे हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में ये होता ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। तो इसलिए बहुत सारे उसमें कारण देना पड़ता है कि आखिर आप उनको क्यों हटा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के रूल से उसका पालन करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इसीलिए समझना हमारे लिए जरूरी है, और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि हर किसी को उसके बारे में, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं एक एम्प्लॉइज का राइट्स क्या है उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयर को भी अपने रूल्स वगैरह जो नियम वगैरह बनाते हैं उनको भी पता होना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति जो भी इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़ा उसको भी पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है हमारे लिए। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, श्रमिक वर्ग तथा प्रबंधकों के हितों की रक्षा करना, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। यहां पर ध्यान रखिएगा, हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक मीनिंग लेके चलते हैं कि तो हम लोग सिर्फ हमेशा ध्यान रखते हैं श्रमिकों के बारे में। जैसे कि मेल और फीमेल में अगर हम बात करते हैं, मेन और वोमेन में, तो अगर कोई गलत कार्य होता है तो किसको प्राथमिकता दी जाती है? वोमेन को, महिला को। अगर कोई गलत पुरुष के साथ ही हुआ है क्यों नहीं, तो प्राथमिकता किसको दी जाती है? महिला को। तो वही चीज, मतलब ये सेंस लेके चला जाता है बिना जाने हुए। अगर मान लीजिए कोई गलत भी हुआ है तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? वोमेन्स को। वही चीज यहाँ पर भी है। जब हम इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें सोचा जाता है कि नहीं श्रमिकों की सिर्फ राइट्स बात की जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पर दोनों के लिए सेफ गार्ड के काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो गलती होगा वो सिर्फ श्रमिकों के साथ ही होगा। हाँ, लेकिन अधिकतर गलतियां जो की जाती हैं वो कंपनीज के द्वारा जो श्रमिकों के साथ होता है, एम्प्लॉइज के साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो श्रमिक होते हैं वो सही होते हैं। बहुत सारे ऐसे गलतियां देखने को मिलती हैं जो कि मैनेजमेंट के साथ भी होता है। अगर मान लीजिए कोई बात पर अड़े हुए हैं श्रमिक लोग, जो कि कंपनीज के लिए पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि उसको माना जाए, तो उसके लिए अलग एक वे निकालना पड़ेगा। अगर अड़े रहेंगे तो काम ही नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों के लिए जब हम इंडस्ट्रियलिजेशन की बात करते हैं तो दोनों के लिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स। दूसरा, उत्पादन क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि करना। अब बोलिएगा सर इंडस्ट्रियल रिलेशन से कैसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए उत्पादन तो बिल्कुल है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं, उनकी उपलब्धता पर और बहुत सारे अन्य फैक्टर पर निर्भर करता है। लेकिन कल्पना कीजिए अगर श्रमिक सही से काम ही नहीं करेंगे, काम भी कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं हम बहुत ही कम वेतन पर काम कर रहे हैं, उनके मन में अगर ये चीजें रहेगी तो कभी भी वो अपना 100% उस कार्य में नहीं दे सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कभी भी सही से प्रोडक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो वर्कर्स हैं या फिर जो मैनेजमेंट है, दोनों अपने आप में संतुष्ट हैं, खुश हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये काम कर रहा है तो हम इसको उचित वेतन भी दे रहे हैं, प्रोडक्शन भी सही से हो रहा है, उसको मजदूरी भी अच्छी से मिल रही है, तो बिल्कुल देखिएगा उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि होती है। अब भारत में देखिए बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो दिन रात तेजी से इंक्रीज कर रही है। तो ऐसा नहीं कि उस कंपनी में ही इतना विशेषता थी, वहां पर काम करने वाले वर्कर्स में भी वह गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं। बहुत सारे लोग उसी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? जरूर कोई यहाँ पर कुछ विशेषता होगी, फीचर्स होगा, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी, अगर इंप्लॉयर और इंप्लॉई के बीच में, गवर्नमेंट और इंप्लॉई के बीच में, या फिर इंप्लॉयर और गवर्नमेंट के बीच में, ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट के बीच में, ट्रेड यूनियन या इंप्लॉयर के बीच में अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो बिल्कुल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा। साथ ही औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना और उसका पालन पोषण करना। जैसे कि हम लोग इंडिया में जो रहते हैं, डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो अपना गलत हो चाहे वो सही हो, लोग देखिए यहाँ पर भारत में कोई मर्डर भी कर देता है, रेप भी कर देता है, तब वो पता चलता है कि 10-10 साल तक
उसके केस चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। जब तक कि कोर्ट को न लगे कि सचमुच में सारे सबूत पेश न कर दिया जाए, उसके द्वारा पेश किया जाए, दोनों पार्टी की तरफ से पेश किया जाए और उसको साबित करना पड़ेगा कि ये सचमुच में मुजरिम था, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर किसी को बात रखने का अधिकार है। उसके बाद फिर बात रखने के बाद फिर कोर्ट डिसाइड करती है उसके साथ क्या करना है। अब जब हम इंडस्ट्री रिलेशंस की बात करते हैं, तो अगर हम दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को अगर साथ में रखते हैं, तो दोनों की बातें सुनने का या फिर दोनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। तभी सही से डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की स्थापना हो सकती है। तभी वहां पर वर्कर भी अच्छे से काम करेंगे और मैनेजमेंट भी अपना बिजनेस या फिर जो अपना प्रोडक्शन है उसको लंबे समय तक बढ़ा सकता है। तो वही चीज यहाँ पर तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव है औद्योगिक विवाद, जो आपस में डिस्प्यूट वगैरह होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, उसको भी रोकना। अब बात बात पर अगर मान लीजिए मनमुटाव होने लगे तो वही सही नहीं, कंपनी के हित में भी सही नहीं है और उस वर्कर्स के हित में भी सही नहीं है। साथ ही जो हड़ताल होते हैं, तालाबंदी होता है, काम छोड़ के चले गए, एक ट्रेड यूनियन आया, चूंकि वो किसी और का सपोर्टर था, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आजकल वैसे भी होते हैं। लेकिन अगर इसमें बहुत सारे नियम्स वगैरह होते हैं, अगर उसका पालन होता है, इंडस्ट्रियलिज्म बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे वर्क किए गए, उस आधार पर इनको भी रोका जा सकता है। एक तरह से हड़ताल हो गया, तालाबंदी, घेरावादी की प्रकृति को रोक लगाना, क्योंकि ये सारे समझिए एक तरह से दीमक हैं। किसी भी देश में अगर हड़ताल हो रही है, तालाबंदी हो रहा है और घेराव वगैरह हो रहा है, तो वो देश के लिए, उस क्षेत्र के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज को रोकना है। छठा यहां पर है, जो हानि चल रही है औद्योगिक इकाइयों में तथा सार्वजनिक हित की दृष्टि से जिन औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन नियंत्रण भी करना हो, उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। जैसे देखिएगा भारत में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनियां, सीधे कंपनियों पर बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो, वर्षों से हानि में चल रहे हैं, लॉस में ही। अभी देखिएगा भारत में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, जैसे बहुत ही नामी कंपनी थे कम ही समय, लेकिन आज लॉसेस में। आपने नाम सुना होगा HEC का, जो रांची में स्थित है, BSNL का, ये सारे लॉसेस में चल रहे हैं। ये खुद गवर्नमेंट कंपनीज ही हैं, लेकिन सही से नहीं चल रहे हैं। उनको लाख करोड़ों का फंडिंग हर साल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लॉसेस में चल रहे हैं। इंप्लॉइज को वेतन नहीं मिल रहा है, हड़ताल पर रहते हैं, कभी हमेशा न्यूज में सुनते होंगे आज हड़ताल पर चले गए। तो आखिर इसका क्या कारण, उसको भी रीजन को फाइंड आउट किया जाता है। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर अहम हो जाता है। सरकार इसको अपने तौर तरीके पर देखती है। अगर सरकार को लगता है कि नहीं अभी मेरे हाथ से निकल गया, तो गवर्नमेंट या तो उसको बंद कर देगी, प्राइवेटाइज कर देगी, बेच देगी। मतलब जैसे अभी देखिएगा एयर इंडिया को, जिसे टाटा खरीदा गया, टाटा ने खरीदा, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं चला सकते हैं, तो उस वजह से डिसीजन वहां पर लिया जाता है। गवर्नमेंट वहां पर स्पेसिफिक कुछ डिसीजन लेती है। उसके बाद हम लोग इसमें सातवां ऑब्जेक्टिव जो है, औद्योगिक संबंध को मधुर बनाना। आठवां है पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना, क्योंकि अब देखिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा है, मधुर है, गुड है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, सब लोग सही से काम करेंगे, मैनेजमेंट भी प्रॉफिटेबल, मतलब कि कंपनी जाएगी, प्रॉफिट होगा, तो उससे क्या होगा, और भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि डे टू डे वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है किसी भी देश का, इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। नाइन्थ इसका ऑब्जेक्टिव है आधारभूत जो उद्योगों है उसका राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिकरण करना, नेशनलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे देखिएगा इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे इंडिया में तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है अप्रोक्स सारे प्राइवेटाइज ही हो चुके हैं, लेकिन समय समय पर जब जरूरत था, जैसे कि आज़ादी के बाद देखिएगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे सिर्फ गवर्नमेंट के ही अंदर थे। अभी भी देखिएगा आजकल जो केमिकल वगैरह हो गया, एरोस्पेस वगैरह हो गया, या फिर हम बात करते हैं जो एटॉमिक बम वगैरह, जो परमाणु बम वगैरह हो गया, ये सारे भी गवर्नमेंट के अंडर ही है। रेलवेज वगैरह भी आपका गवर्नमेंट के अंदर ही है, आपका उसका नेशनलाइजेशन में मतलब गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह में शामिल किया जाता है।
इनका क्या उद्देश्य होता है? ताकि सस्ती और सुलभ सुविधा सबको मिल सके। अगर सारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे, प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, तो ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक इन्वॉल्व होती है और हर सेक्टर को देखती रहती है कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। आज के डेट में तो देखिएगा बहुत सारी कंपनियों को रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। अगर वो अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, सोसाइटी के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य कर रही है, तो वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉयर को भी, कंपनी को भी ये सारे रिवार्ड दिए जाते हैं ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी समाज के लिए बेहतर काम कर सके। कुल उत्पादन में वृद्धि करना का ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज सके कंट्री का। तो ये टोटल 10 ऑब्जेक्टिव जो हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन संबंधी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसी पॉइंट में अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तब पूछ सकते हैं। सिंपल पॉइंट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है सभी को? ओके। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंग्लिश इधर है और आपका हिंदी भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसमें फीचर्स में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर द रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। शुरू में ही हमने डिफाइन किया था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशंस है उसकी हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट वही है। तो मतलब कि जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है उसी से जो रिजल्ट निकलेगा, या तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहेगा या तो खराब हो सकता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग एंड कोऑपरेटिंग। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो कॉन्सेप्ट आया उसके आधार पर ही यहाँ पर पता चला कि, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा मनमुटाव होते रहेगा। काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयर आके बताएगा कि वेतन कटेगा, लीव नहीं देता है, हॉलीडे वगैरह पर भी काम करना पड़ता है, इस वजह से मनमुटाव होते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अगर हम बात करें तो इसके आने से ही ये इंट्रोड्यूस हुआ कि बैलेंसिंग और कोऑपरेटिंग होना चाहिए। मतलब कि दोनों एक साथ मिलकर, कोई अपने आप में रिजिडिटी रखकर या फिर बैलेंसिंग बिना उसको अच्छा नहीं किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन आने पर ही ये हमें कॉन्सेप्ट जो और जो मेथड है बैलेंसिंग करने का या फिर कोऑपरेटिंग करने का, मतलब एक दूसरे की मदद से ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छा बनाया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशंस। मतलब कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ही हमें बताता है कि किस तरह से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं हार्मोनियस रिलेशंस। इसके रिगार्डिंग जो रूल्स वगैरह है, रेगुलेशन वगैरह है, वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। औद्योगिक संबंध सामंजस्य संबंध बनाने के लिए नियम और कानून बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू सेव द इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज मेड थ्रू लॉज, एग्रीमेंट, रूल्स, चार्टर्स। जैसे कि गवर्नमेंट, अभी देखिएगा आपने नाम सुना होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आगे हम लोग डिस्कस भी उसके बारे में करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, गवर्नमेंट क्या करती है इंडस्ट्रियल में उसको शामिल की हुई है, जिससे कि रिलेशन जो है अच्छा बन सके। इंडस्ट्रियल इनकॉर्पोरेट बोथ इंडिविजुअल रिलेशंस एंड कॉलेक्टिव रिलेशंस। मतलब कि यहाँ पर जो इंप्लॉयर और इंप्लॉइज के बीच में रिलेशंस हैं, या फिर हम बात करते हैं विभिन्न जैसे कि ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट और जो कंपनीज है उनके बीच का भी रिलेशंस, मतलब कि ये इंडिविजुअल रिलेशंस की बात करता है और कॉलेक्टिव। सेवरल पार्टीज प्ले अ रोल इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। द मेन पार्टीज आर एम्प्लॉइज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स एंड देयर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट। मतलब हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये भी देखते हैं कि बहुत सारे पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉय हो गया। लेकिन अगर मेन पार्टीज की बात किया जाए तो इसमें दो मुख्य होते हैं। सबसे पहला तो अगर हम बात किया जाए तो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होता है,
इसके अलावा इसमें अदर ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो सकते हैं, एम्प्लॉयर और एसोसिएशन हो सकता है, और गवर्नमेंट भी हो सकता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में है, इसको देखिएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो हम बता चुके हैं, यहाँ पर अलग से हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेचर की बात करते हैं। नेचर में भी देखिएगा यहाँ पर अलग अलग पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये हिंदी में है और आपका अगला जो है यहाँ पर इंग्लिश में है। औद्योगिक संबंध की प्रकृति, प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कर्मचारियों की हितों की रक्षा करना, संघों और कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने सिस्टम, नियमों, प्रक्रियाओं से संबंधित है, जो प्रयास और रोजगार की अन्य शर्तों के लिए इनाम का निर्धारण करते हैं। कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं और विनियमित करते हैं। नियोक्ता अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। साथ ही औद्योगिक संबंध जो है कर्मचारियों की अपेक्षाओं, मतलब कि कर्मचारियों की क्या, एम्प्लॉइज की क्या एक्सपेक्टेशन है, उन चीजों के बारे में। जो नियोक्ता संघ है, ट्रेड यूनियंस है और समाज के अन्य जो सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं उसको संतुलन बनाने में मदद करती है। साथ ही औद्योगिक संबंध जो है श्रम और प्रबंधन के बीच जो विवाद है, जो संघर्ष है और जो विवाद को सुलझाने में भी हमें मदद करता है औद्योगिक संबंध। वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। क्लियर सभी को? अब अगला आते हैं स्कोप। ऐसे तो हमने प्रारंभ में ही बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है, इसका क्षेत्र जो है, स्कोप जो है बहुत ही ब्रॉड है, व्यापक है, जो आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो व्यापक इसको क्यों कहा गया है? इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो क्षेत्र है ब्रॉड है, व्यापक क्यों है? तो इसके कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही डिफाइन किया कि जो इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हम लोग उसको इंडस्ट्रियलिज्म में पढ़ते हैं। इसमें बात करते हैं कर्मचारियों के बीच में जो कर्मचारियों और उनके बीच संबंध, जो वरिष्ठ या प्रबंधक के बीच में जो रिलेशंस है, रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉइज, बिटवीन एम्प्लॉइज एंड देयर सुपीरियर्स एंड मैनेजर्स, collective relations between trade unions and management, it's called a union management relations. इसी तरह collective relations among the trade unions, employers associations and government, मतलब कि हम लोग इसमें तीनों चीजों की बात करते हैं। जैसे कि खुद तो एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज का जिनके साथ रिलेशनशिप है, चाहे हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं या फिर हम जो उसके सुपरवाइजर्स हैं या फिर मैनेजर्स हैं उनकी बात करते हैं। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं कहीं पर, तो इन सब वर्कर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम लोग सुपरवाइजर या मैनेजर कहते हैं। वही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उस सुपरवाइजर का इन वर्कर्स के साथ रिलेशंस, इसको भी हम लोग समझते हैं। जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब होता है आपका इसमें, सॉरी, कलेक्टिव रिलेशनशिप, मतलब कि इसमें बहुत सारे अन्य सामूहिक रूप से, हिंदी में बोलते हैं इसको कलेक्टिव को सामूहिक। तो जब हम इसमें सामूहिक रूप से बात करते हैं तो इसमें हम लोग रिलेशन देखते हैं ट्रेड यूनियंस का मैनेजमेंट के साथ, इसलिए इसको बोला जाता है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग हम लोग देखते हैं ट्रेड यूनियंस और जो इंप्लॉयर्स एसोसिएशंस है। जिस तरह से श्रमिकों का जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसी तरह बहुत सारे जो कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनका भी अपना एसोसिएशन होता है, उनके साथ रिलेशंस, और खुद इसमें फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो स्कोप्स है, इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। वही चीज को यहाँ पर देखिए एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है, जो कार्य क्षेत्र है यहाँ पर।
औद्योगिक संबंध के कार्य का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस वर्क। जैसे कि कंपनी के चेयरमैन होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, सीईओ वगैरह होते हैं, वो सबसे टॉप में है। फिर देखिएगा इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें कि पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट होते हैं। फिर अगर देखिएगा तो फिर जो औद्योगिक संबंधों का जो निदेशक होता है, वाइस चेयरमैन या फिर जो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, उसके भी अलग अलग स्कोप देखने को मिलते हैं। इसमें लेबर रिलेशंस मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर होते हैं। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंट होते हैं, इसमें भी बहुत सारे सुपरवाइजर्स होते हैं, वेरियस सुपरवाइजर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स एंड वेजेस एंड सैलरी, फिर ट्रेनिंग सुपरवाइजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर, वेलफेयर सर्विस सुपरवाइजर, एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मनोरंजक जो सेवाई प्रबंधक होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। मतलब कि ये टेबल के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप है, जो इसका क्षेत्र है, बहुत ही व्यापक है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें हर जो इंप्लॉय से रिलेटेड हर काम करते हैं, जो वर्कर्स के बीच में इन्वॉल्व होते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, जो मैनेज करते हैं, उन सभी को शामिल किया जाता है। हाँ, अलग अलग कैटेगरी के बनाए गए हैं। अब मान लीजिए जो वर्कर्स काम करने वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं कि उन वर्कर के साथ जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, तो उसको मैनेजर्स ही डील करता है। अलग अलग तरह से डील होते हैं। कुछ ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, कोई मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले होते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर काम करने की वजह से उनका अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है, और उसको मैनेज करने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट भी होते हैं, और अलग अलग पोस्ट भी, लेवल भी बनाए गए हैं। उसके आधार पर यहाँ पर बांटा गया है। अब यहाँ पर लास्ट मतलब अगला जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो फंक्शंस है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो इसके फंक्शंस है, इसमें जो इसके कार्य है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कार्य क्या होगा। अगर इतना चीज आपको पढ़ाए हैं तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो फंक्शंस है, इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कार्य ये है, औद्योगिक संबंध का कार्य ये होगा कि जो श्रमिकों और जो इंप्लॉयर्स हैं, उनके बीच में मधुर संबंध स्थापित करना। जो ये अभी हमने बता रहे थे, बहुत सारे हड़ताल वगैरह होते हैं, तालाबंदी हो जाती है, जाम वगैरह किए जाते हैं, उस चीज को रोक सके। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन हम बात करते हैं तो वहां पर अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं, जो मधुर संबंध स्थापित करता हो। अगर मधुर संबंध स्थापित रहेंगे तो ये हड़ताल, तालाबंदी, ये सब काम नहीं होंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा। वही चीज यहां पर दिया गया है। अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है, सॉरी फंक्शंस जो होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू मेंटेन साउंड, अच्छा रिलेशनशिप। देखिए, जो दो बातें की जाती है, एक सुनने वाला भी होना चाहिए, और एक मतलब जो बातें जो बोली जा रही है उसको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन तभी होगा जब दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे हो। एक बोल रहा है और एक इग्नोर कर रहा है, या फिर दोनों साथ में बोल रहे हैं, तो कभी भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इसी चीज को, जो बैरियर्स हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने का काम करता है। और दोनों के बीच में मतलब कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर, वर्कर्स के बीच में गुड कम्युनिकेशन की स्थापना होती है, स्टेब्लिश करता है, जिससे कि दोनों के बीच में जो रिलेशंस भी होता है वो अच्छा बनता है। साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन का अगला फंक्शन जो है, स्टेब्लिश्ड सपोर्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, दोनों के बीच में सपोर्टिंग का भी काम करता है। टू इंश्योर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट,
प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, औद्योगिक संबंध संघर्षों से बचने के लिए ट्रेड यूनियनों के रचनात्मक योगदान को सुनिश्चित करना। अब देखिए इसमें बहुत सारे ट्रेड यूनियन जो इन्वॉल्व होते हैं तो उनका भी क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो या फिर इंप्लॉयर एसोसिएशन हो, सबका ऑब्जेक्टिव तो एक ही होना चाहिए कि इंप्लॉयर्स जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स है उनके बीच में अच्छा रोल, मतलब कि अच्छा संबंध स्थापित हो सके, एक दूसरे का सपोर्टिव हो सके। तो वही चीज यहां पर है, ट्रेड यूनियन पर भी लागू होता है कि ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस, उस चीज को भी वो फाइंड आउट करता है, करने में काम करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिससे कि जो कन्फ्लिक्ट है, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट है, उसको कम किया जा सके। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक सेफ गार्ड के जैसा काम करता है, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अगला है अवॉइड अनहेल्दी एंड अनइथिकल एटमोस्फेयर इन एंड इंडस्ट्रीज। ये अनहेल्दी और अनइथिकल क्या है? जैसे कि अनहेल्दी का मतलब कि दोनों के बीच में इंप्लॉयर्स, मतलब वर्कर्स और इंप्लॉयज के बीच में अच्छा रिलेशन है ही नहीं, बात बात पर झगड़े हो जाते हैं, 2 दिन काम करते हैं इंप्लॉयर, अगले दिन तालाबंदी, हड़ताल पर चले जाते हैं, आज वेतन बढ़ाइए तो बोनस दीजिए, तो इतने दिन का हमको नहीं मिला है। और मैनेजमेंट भी वैसा, हम बढ़ाएंगे क्यों, हम आपको बोले थे इतना देंगे, इतना ही दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, काम करना है काम कीजिए, नहीं तो चले जाइए। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहेगा, तो मतलब ये एक अनहेल्दी एटमोस्फेयर कहा जाएगा। अनइथिकल, जब अगर दोनों के बीच में अगर मधुर संबंध ही नहीं है तो बहुत सारे ऐसे कार्य होने लगेंगे जो कि अनइथिकल होंगे। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि कभी कभी देखिए इंडस्ट्री में सुनने को मिलता है कि चोरी हो गया, आग लग गया बेमतलब का, तो बहुत सारे इसमें ऐसा नहीं कि वो अपने आप लग जाता है। जब डिस्प्यूट होता है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट होता है, एटमोस्फेयर होता है, तभी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। तो मतलब कि वहां पर नैतिकता जो होती है उसका ह्रास हो जाता है, अनैतिक कार्य लोग करने लगते हैं, अनइथिकल चीजें, झूठ बोलना, ये चीजें वो चीजें शामिल हो जाती है इसमें। अनइथिकल का मतलब वही होता है। तो वो चीजें हम लोग इसमें भी हम लोग देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन टू फॉर्मुलेट सच कंसिडरेशन दैट में प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हमें पता, जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जो सिद्धांत वगैरह कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं कि आखिर जो बेसिक सिद्धांत है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, आखिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को मधुर कैसे बनाया जा सकता है, वो चीजें हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें पता चलता है। तो वही फॉर्मुलेट करता है अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, कोऑपरेटिवनेस टू इनहेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्टिविटीज। क्योंकि जब तक कोऑपरेटिवनेस नहीं रहेगा, दोनों आपस में एक दूसरे का सपोर्ट के जैसा काम नहीं करेंगे, तब तक सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और ये चीजें अगर रहेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। साथ ही टू इंश्योर बेटर वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन जो कंपनी में हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में वो बेहतर बन सके, तो वो चीजें हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ते हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे, वही चीज यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है। बेहतर श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विचार करना जो औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने की समझ, रचनात्मक और सहकारिता को बढ़ावा दे सके। किसी उद्योग में अस्वास्थ्यकर और अनैतिक वातावरण से बचने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्ञान होना जरूरी है, उसकी समझ होना जरूरी है। तो अभी तक हम यहाँ पर जो डिस्कस किए हैं, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हमने डिफाइन किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो होता क्या है, जो यहाँ पर 2 स्लाइड के माध्यम से हमने बताया था। डिफिनेशंस भी याद रखिएगा, कुछ कुछ पूछा जाता है। फिर हमने 10 ऑब्जेक्टिव बताए, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक जो इसका फीचर्स हैं उसको हमने बताया, सिग्निफिकेंट जो फीचर्स था, विशेषताएं, लक्षण, फिर ऑब्जेक्टिव तो बता चुके हैं। नेचर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो डिफरेंट 4-5 पॉइंट है यहाँ पर, हिंदी में भी है। फिर जो स्कोप है ब्रॉड है,
3 पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर एक टेबल है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर फंक्शंस में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आखिर इसके कार्य क्या हैं, हर एक पॉइंट को हमने समझा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, इसमें बहुत सारे पॉइंट शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग बात करते हैं अच्छे संबंध की, किसके बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। क्योंकि अगर इनके बीच में मधुर संबंध रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश विकास करेगा, मतलब कि इनकम होगा, इनकम जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उसका, तो ओवरऑल आगे चीज़ें बेहतर होगी। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर कोई ये वर्ड अलग से नहीं है, बैड इंडस्ट्रीज और गुड इंडस्ट्रियलिज्म, लेकिन ये चीज़ें हम लोग को समझना होगा कि आखिर अगर मान लीजिए जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलिज्म अच्छा होना चाहिए, अगर इसी जगह हम बात करें इंडस्ट्रियलिज्म अगर खराब है, बैड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो ये तो आप खुद बता सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए, अगर अच्छा इंडस्ट्रियलिज्म नहीं है तो वर्कर्स और मैनेजमेंट कभी भी आपस में मिलकर एक दूसरे का सपोर्टिव नहीं होंगे, अच्छे से काम नहीं होगा, तालाबंदी हड़ताल हमेशा जारी रहेगा, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, जो एसेट्स हैं कंपनी के सही से उपयोग नहीं होंगे, मशीनरी पड़ी हुई है उसका उपयोग नहीं, रेंट देना पड़ रहा है उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे लॉसेस होंगे, बहुत सारे जो अननेसेसरी जो एसेट्स हैं जिसका उपयोग होना चाहिए था अननेसेसरी बेमतलब के वो पड़े हुए हैं, तो ये सारे बैड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के प्रभाव होते हैं। उद्योग पर प्रभाव, अशांति उत्पन्न होगी, उत्पादन ठप पड़ जाएगा, रुक जाएगा, साधन जो हैं एसेट्स वगैरह बेकार पड़ जाएंगे। श्रमिक संघर्ष को रोकने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके जो मेजर्स वगैरह हैं वो आगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रजातंत्र, जो अभी हम बात कर रहे थे ना डेमोक्रेसी की, अगर बैड इंडस्ट्रियलिज्म वहां पर डेमोक्रेसी हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैड इंडस्ट्रियलिज्म मतलब कि कहीं पर ना कहीं पर कुछ कमी तो रहती होगी, ये इसकी बात नहीं सुनता होगा, वो उसकी बात नहीं सुनता होगा, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी वहां पर स्थापित हो ही नहीं सकती है। अब यहां पर भारत में देखिएगा तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं उनको रोकने के लिए भारत में बहुत सारे ऐसे, प्रारंभ में ही बता चुके हैं, करीब 22 के लगभग कानून हैं, लॉज हैं, नियम है। ध्यान रखिएगा कानून और लॉज और रेगुलेशंस में आपको पता होगा, बस इसमें रूल्स वगैरह ध्यान रखना क्या, ये सब जो संबंधित है यही वर्कर्स से, इंडस्ट्री से संबंधित है 22, जो गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करके कम लाना चाहती है, क्योंकि रूल्स भी बहुत ज्यादा होने से वहां पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। गवर्नमेंट मान लीजिए कोई कोर्ट में केस गया तो सबसे पहले तो उसको ये सोचना होगा कि ये किस माध्यम से सॉल्व होगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, 22 तरह के नियम है, कानून है, तो उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट इसको 4 पर लाना चाहती है। बहुत सारे नियम तो चूंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित तो ज़्यादातर जो वर्क है करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बहुत सारे बिल जो पार्लियामेंट वगैरह में पास हो चुके हैं, कुछ पास होने वाले हैं। अभी जो मेजर जो 4 हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है औद्योगिक रोजगार अस्थायी अध्यादेश अधिनियम 1964, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1964। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो अधिनियम है इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया है कि यह जो अधिनियम है उन संस्थाओं पर लागू होगा जहां 100 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, 100 या फिर उससे ज्यादा वर्कर्स जिस संस्था में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पर यह एक्ट लागू होगा। एग्जाम में पूछा जाता है सीधा
कि बताइए ये एक्ट कहाँ पर लागू होता है? 100 से कम, 100 से ज़्यादा, 200, 500? तो ध्यान रखना है 100 से ज़्यादा होना, 100 या उससे ज़्यादा, 100 या उससे ज़्यादा। केंद्र सरकार के द्वारा ये पारित किया गया था, फिर इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था समय समय पर। इसमें देखिएगा ये एक्ट तो पहले ही आया था, जिसे देखिएगा 1961 में भी संशोधन हुआ था, 1963 में भी संशोधन हुआ था। फिर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 19 मई 1982 को एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके तहत पहले क्या था नियम कि 100 या उससे ज़्यादा वर्कर्स जहां पर काम करते हैं वहीं पर ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 जो है लागू होगा। ध्यान रखिएगा ये आज़ादी से पहले बना हुआ एक्ट है। 61 में संशोधन हुआ, 63 में संशोधन कुछ किया गया। हम लोग को अमेंडमेंट पर नहीं जाना है, बस ध्यान रखना है। हाँ, एक मेजर अमेंडमेंट हुआ 1982 में। क्या अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में जो 1946 में बना था? इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि 100 की जगह अब 85, मतलब कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जो श्रमिक हैं 50 या उससे ज्यादा काम करते हैं वहां पर यह एक्ट लागू होने लगेगा। पचास या उससे ज्यादा जहां पर श्रमिक हैं वहां पर यह लागू होगा। केंद्र सरकार ने 19 मई 1982 को अधिसूचना द्वारा सरकारी नियंत्रण के सभी औद्योगिक संस्थानों में जहां 50 से अधिक लेकिन 100 से कम कर्मचारी नियुक्त हो, औद्योगिक रोजगार अस्थायी सरकारबद्ध अधिनियम 1964 को लागू किया गया है। 50 से अधिक तो इक्वल नहीं होगा यहां पर, ग्रेटर देन 50 लेकिन बट लेस देन लेस देन 100। क्लियर है? अब दूसरा इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट जो रेगुलेशन है, एक संहिता इसको बोला जाता है, अनुशासन संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन। 1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन, भारत में समय समय पर ये सम्मेलन होते, समिट होते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर समिट हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। तो उसी समय ये संहिता, एक कोड ऑफ डिसिप्लिन को तैयार किया गया था। यह अपेक्षा करती है कि मालिक और मजदूर, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है, के झगड़े का निपटारा करने के लिए सीधी कार्यवाही का सहारा लेकर वर्तमान व्यवस्था का उपयोग किया जाए और कर्मचारी और श्रमिकों के सभी संगठन ने तथा अन्य संगठनों ने भी इसे स्वीकार किया है। क्लियर है? मतलब कि सीधा सा जो अनुशासन संहिता है, इसका डेट याद रखिएगा, ये कब आया? 1958 के जो एक समिट हुआ था, जो इंडियन लेबर समिट जो हुआ था उसमें लाया गया था। अब इसमें है क्या कि जो श्रमिक और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस पर सीधी कार्रवाई हो जाए, तुरंत इस पर सुनवाई हो। जैसे कि बहुत सारी चीजें आप देखिएगा, बहुत सारे पेंडिंग रहते हैं, कई एक सालों से चल रहे हैं, क्योंकि उसकी सीधे कार्रवाई नहीं होती है। तो इसमें वो चीज का, और बहुत सारे श्रमिक संगठनों ने भी इसका सपोर्ट ही किया था, इस अनुशासन संहिता का। केंद्र और राज्यों के कार्यान्वयन संगठन विवादों को तय करने में सहायता करता है। ये अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है को छोड़कर मालिक और मजदूरों के केंद्रीय संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने भी विवाद को छानबीन के लिए समितियां कक्ष गठित किए, जो उनसे संबंध, जो मतलब कि जो भी, जैसे कि
बहुत सारे ट्राइब्यूनल वगैरह होते हैं जहां पर ये सारे निर्णय वगैरह लिए जाएंगे, कोर्ट में अपील कर सकते हैं। केंद्रीय प्रतिष्ठान जिन मामलों में अपील करना चाहते हैं उनकी छानबीन के लिए भी एक ऐसे मतलब कि जो पहले से जो अधिनियम है ना उसी को कंटिन्यू किया गया है। तीसरा जो यहां पर है वो है आपका इंडस्ट्रियल ट्रियूस रिजोल्यूशन, औद्योगिक शांति प्रस्ताव। ये 1962 में मालिकों जो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं के केंद्रीय संगठनों ने एक औद्योगिक प्रस्ताव लाया था जिसमें कि देश में उत्पादन में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, मतलब कि प्रोडक्शन में रुकावट ना हो। जैसे देखिएगा 90s की मूवी में ना, जो हम पहले एग्जांपल ले रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे आपको मूवीज में सीन देखने को मिलेगा जिसमें कि वर्कर्स छोड़ के चले गए, उत्पादन ठप पड़ गया। तो इसीलिए 1962 में केंद्रीय संगठनों ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें कि मालिक और मजदूरों के बीच का होगा, जिसमें कि ये तय करने की कोशिश किया गया कि अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह भी होता है तो उत्पादन पर असर न पड़े, उत्पादन ठप न पड़े, ऐसा हो। किंतु श्रमिक और सेवायोजकों के हित सदैव टकराते रहे। यह टकराव मतलब कन्फ्लिक्ट उतना ही पुराना है जितना कि मानवीय सभ्यता है। ध्यान रखिएगा, ये जो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट हम लोग बात करते हैं या फिर जो डिस्प्यूट की बात करते हैं दो लोगों के बीच में, ऐसा नहीं कि आज या कोई कुछ वर्ष पहले आया था। मानव सभ्यता जब से है तब से डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े होते ही है, कन्फ्लिक्ट होता ही है। और जो चीज यहां पर ये भी देखने को मिला, एक्चुअली इसका आस ये हो सकता है जैसे कि मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट को यहां पर ज्यादा फायदा होगा भी। कैसे? क्योंकि अगर देखिए यहां पर यह नियम बना इस प्रस्ताव में कि कोई भी कारण हो, प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा। तो मैनेजमेंट कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जाओ जो करना है करते रहो, मेरा प्रोडक्शन हो रहा है ना, हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए देखिएगा ये जो प्रस्ताव था बहुत लोग ने इसका सपोर्ट नहीं किया और कॉन्फ्लिक्ट ये होता रहा तभी भी। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका जो चौथा है इसमें आपका, वह है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था 11 मार्च 1947 को और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1947 को पूरे भारत में। मतलब कि जिस साल भारत आज़ाद हुआ था उसी साल ये लागू हुआ था, आज़ादी से लेकिन पहले। ये क्योंकि ये ब्रिटिश के समय ये एक्ट आया था लेकिन अभी भी लागू है। तो जितने भी भारत के स्टेट, प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत आज़ाद से पहले यहाँ पर जो जो प्रांतीय राज्य थे उस समय तो बहुत सारे, मतलब आज के जैसा राज्य तो नहीं थे। तो जितने भी इंडियन यूनियन है, मतलब कि भारत एक संघ के रूप में था उस समय और आज भी है, उस भारत के जितने भी प्रिंसली स्टेट है, जो प्रांतीय राज्य, सभी पर ये लागू होगा। और ये भारत सरकार के जो सेंट्रल, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है तो सभी पर लागू होगा ही। और इस एक्ट में मुख्य रूप से श्रमिकों और नियोक्ता, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका डिस्प्यूट का मतलब भी डिफाइन किया गया कि डिस्प्यूट का मतलब क्या है, किस तरह का डिस्प्यूट जो इस एक्ट में, चूंकि ये एक्ट बन चुका है और एक्ट में हर चीज का वहां पर डिफाइन किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, वो डिसीजन लेती है। तो उस मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो किस तरह से उसका सेटलमेंट करना है, अपील कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर सुनवाई की जाएगी, उन सभी के रिगार्डिंग इसमें बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। क्लियर है? तो ये टोटल 4 यहां पर हमने डिस्कस किया। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, कोड ऑफ डिसिप्लिन
1958, इंडस्ट्रियल ट्रूस रिजोल्यूशन 1962, औद्योगिक शांति प्रस्ताव, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है कि भारत में औद्योगिक संबंध है। तो भारत में जो औद्योगिक संघर्ष, औद्योगिक संबंध तो मानव सभ्यता जितनी पुरानी है तब से प्रारंभ है। मानव जब एक दूसरे के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। इंडस्ट्रियलिज्म में हम लोग क्या चीज को देखते हैं, एक व्यक्ति है जिसके अंडर में कुछ आकर कोई लोग काम करते हैं, जिसके लिए कुछ मेहनताना उसको दिया जाता है। तो ये मानव सभ्यता जब से विकसित हुई है तब से ये कार्य किया जा रहा है। तो भारत में इसकी जो संघर्ष वगैरह है, या फिर जो आज को जो स्थिति है, आज जिस हम प्रेजेंट जीवन में जी रहे हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत मानी जाती है आपका ये अंग्रेजों के, मतलब कि भारत में जब ब्रिटिश एम्पायर स्थापित हुआ, बहुत सारे कंपनीज, क्योंकि ब्रिटिश भी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, फिर धीरे धीरे उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। तो भारत में सन 1780 तक हड़ताल का कोई उदाहरण नहीं मिलता था, मतलब कि हड़ताल यहाँ पर होता ही नहीं था। क्योंकि हमारे देश में देखिएगा तो जिस तरह से सिस्टम बना हुआ था, उसमें तो लोग दबे कुचले जाते थे। बड़ा वर्ग, अमीर वर्ग, छोटे वर्ग, और जो नीच जाति का होते थे या फिर मतलब कि उन पर राज करते थे। छुआछूत जैसी जी प्रथा भी थी भारत में। तो इसलिए देखिएगा तो उच्च वर्ग वाले हमेशा निम्न वर्ग को दबाए रखते थे। तो हड़ताल के तो बात ही नहीं उठता था, क्योंकि हड़ताल, क्योंकि मजदूरी कौन करेगा, वर्कर्स का काम कौन करेगा? जो नीच जाति के थे, जो छोटे जाति के थे। तो वो चीजें यहाँ पर इसीलिए देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि बड़े लोग, अमीर लोग उनको दबा कर रखते थे, उनके साथ ज्यादती करते थे। इसीलिए ऐसा उदाहरण मिलता है कि 1780 तक हड़ताल के जैसा उदाहरण नहीं मिलता है। फिर उसके बाद सन 1877 का वर्ष ऐसा था जब भारत में सर्वप्रथम हड़ताल एक्सप्रेस मिल नागपुर के श्रमिकों ने संगठित की। उसके बाद तो प्रारंभ हो गए थे बहुत सारे, देश भर में बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज आधुनिक युग के आधार पर स्थापित होने लगे थे। मशीनों के माध्यम से उद्योग प्रारंभ हो रहा था। फिर जब महात्मा गांधी ने जब भारत आए थे तो उसके बाद असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था, उस समय भी श्रमिकों ने सामूहिक रूप से हड़ताल संगठित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। आपको पता होगा कि झारखंड में भी आपका 1907 में किस्को की स्थापना हुई थी। किस्को, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के भी श्रमिकों ने हड़ताल किया था। फिर झारखंड में भी देखिएगा तो जपला वगैरह में भी, वहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री थी, वहाँ पर भी, मतलब ये सब आज़ादी से पहले की बात है, जब भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए जा रहे थे, तो हड़ताल प्रारंभ हुआ था। क्योंकि इन इंडस्ट्रीज का सीधा फायदा हो रहा था अंग्रेजों को, तो हड़ताल करके वो प्रदर्शित कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, हड़ताल वो अपने कार्यों के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे जो आंदोलन विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा चलाए जा रहे थे, तो उसका भी सपोर्ट करने के लिए भी कर रहे थे। तो वो चीज़ें देखने को मिलती थी। उसके बाद तो हड़तालों की झड़ी सी लग गई थी। यहाँ पर तालिका एक बनाया गया है कि भारत में हड़ताल कब कब कितना कितना हुआ था। जैसे कि 1921 में देखिएगा तो 340 हड़ताल हुए थे, और हड़ताल में भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या जो थी 6 लाख थी। नष्ट हुए दिनों की संख्या करीब 70 था। फिर 1947 में, 51 में, तो कुछ डाटा दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। हड़ताल मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। क्लियर है? तो फाइनली आज जो हम लोग हैं यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। अब इसके आगे जो है हम लोग ट्रेड यूनियंस और ट्रेड यूनियंस का जो मूवमेंट है उसको हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे।
आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने जितना भी इसमें टॉपिक डिस्कस किया है बस बहुत सारे बेसिक्स टॉपिक्स हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो इम्पोर्टेंस है, फीचर्स हैं, इसके अलावा आपका नेचर है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, उन सभी को हमने मेन पॉइंट में रखा था। फंक्शंस वगैरह उनको शामिल किया था। ओके